नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा तैयार करवाई हुई प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पहले और दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख लिया था और आज के इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर विद्युत धारा के क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, इस प्रश्न बैंक का उद्देश्य है से एंड नो टू पास बुक्स। मतलब यदि आप इस प्रश्न बैंक को तैयार कर लेंगे तो आपको पास बुक्स की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। और ये जो प्रश्न बैंक है वो पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन के आधार पर तैयार की हुई है। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न बैंक है वो राजस्थान सरकार के द्वारा तैयार करवाई हुई है। इसलिए ये जो प्रश्न बैंक है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इस प्रश्न बैंक के एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ कर तैयार करें, ताकि बोर्ड एग्जाम में यदि इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकें। राजस्थान सरकार द्वारा तैयार करवाए जाने के कारण से ये जो प्रश्न बैंक है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है और ज़्यादातर टीचर्स का यही मानना है कि ये जो प्रश्न बैंक है इसमें से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सभी विद्यार्थी इस प्रश्न बैंक के सभी क्वेश्चन से तैयार करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि एक चालक में 4.8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक में से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें यहाँ पर पूछी है। तो देखिए, हमारे को यहाँ पर आई की वैल्यू दे रखी है। आई बराबर हमें दे रखा है 4.8 एम्पियर, जबकि हमें प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर पूछी है। हम ये जानते हैं धारा बराबर आई बराबर होता है Q बट्टे में T और Q बराबर होता है N इंटू ई। N इंटू ई, तो यहाँ से N बाई T की वैल्यू हमें यहाँ पर चाहिए, तो हमारे पास में आ जाएगा I बट्टे में E। तो I की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 4.8। E का जो मान है वो 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो ये आ जाएगा 4 गुणा 10 की घात -19 बट्टे से ऊपर जाएगी तो प्लस में 19। तो ये अपने पास में आ चुका है प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो N बाई T इक्वल टू 4 इंटू 10⁻19। सॉरी, यहां से इसका भाग 4 बार की बजाय यहाँ पर 3 बार में ही जाएगा विद्यार्थियों। तो इसे आप क्लियर कर ले, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी तार की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तथा इसका अनुप्रस्थ काट भी दुगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो देखिए, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं प्रतिरोध का फॉर्मूला। हम जानते हैं प्रारंभ में जो रेजिस्टेंस है R बराबर होता है रो L बाई A, ये होता है। और फिर नई स्थिति के अंदर जो लंबाई है वो पहले वाली लंबाई की दुगुनी कर रहे हैं। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो पहले वाले का दुगुना कर रहे हैं।
तो जो नया प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, नए प्रतिरोध को हम आर डैश से पुट करेंगे जो कि एल रो एल डैश बाई ए डैश के बराबर होगा। तो एल डैश हमारे पास में है 2L, ए डैश हमारे पास में है 2A, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रो एल बाई ए आ जाएगा। तो आर डैश की वैल्यू है वो आर के बराबर ही आएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अनओमीय प्रतिरोध का उदाहरण है। देखिए अनओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, जिनमें ओम का नियम लागू नहीं होता, अर्थात प्रतिरोध तथा धारा तथा विभवांतर में खींचा गया जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त नहीं हो, तो उसे हम अनओमीय प्रतिरोध कहेंगे। तो डायोड में, ट्रांजिस्टर में, और जो ट्रांजिस्टर हैं, अर्धचालक हैं, ये सब अनओमीय प्रतिरोध होते हैं। क्लियर। तो यहां पर हमारे पास में डायोड दे रखा है जो कि एक अनओमीय प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट देखें, धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि श्रांति काल कम हो जाता है। कि ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी, वो जल्दी तेजी से गति करेंगे तो उनका जो श्रांति काल है वो कम हो जाएगा। देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि जो प्रतिरोधकता है रो, ये होती है m/n e² के बराबर। तो यहां से जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो टो घट जाएगा, टो घटेगा तो प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। तो टो बराबर होता है लैम्बडा बट्टे में VR। तो देखिए ताप बढ़ने पर VR बढ़ता है, उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, जिससे फॉर्मूला अपने पास में ही है, जिससे टो घटता है। टो यहां पर विश्रांति काल है विद्यार्थियों, विश्रांति काल, इसको हम टो से पुट कर रहे हैं। तो टो यहां पर घटता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जब टो घटता है, टो घटने पर रो बढ़ता है, टो घटने पर रो बढ़ता है। और देखिए जब हम ये जानते हैं कि R बराबर होता है रो L बाई A, तो लंबाई और एक का अनुपात जब नियत रहता है तो R और रो दोनों एक दूसरे के समानुपाती हो जाते हैं। उस कंडीशन में जब रो बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। देखिए प्रतिरोध का विलोम होता है चालकता। प्रतिरोध का जो विलोम है वो चालकता होती है। क्लियर। तो यहां पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अतिचालक पदार्थों की चालकता होती है अनंत होती है। अतिचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका प्रतिरोध शून्य हो, तो जो चालकता होती है, चालकता वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो 1 बट्टा प्रतिरोध, तो अति चालकों के लिए प्रतिरोध शून्य होता है, अति चालक के लिए जो कैपिटल R है वो 0, तो 1/0 बराबर आ जाएगा अनंत। तो अति चालकों की जो चालकता है वो अनंत होती है। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दिए गए चित्र में भुजा BD में से प्रवाहित धारा है। तो यहां से आप ध्यान दें, B और D में से प्रवाहित धारा पूछी है। तो ये हमारे पास में एक व्हीटस्टोन सेतु दे रखा है, और इस व्हीटस्टोन सेतु की भुजाओं के जो रेजिस्टेंस है वो सेम दे रखे हैं। यदि मैं इनकी
नामकरण कर दूं तो ये हमारे पास में P, ये Q, ये R और ये S। यहाँ पर आप ध्यान दें P/Q बराबर R/S है, क्योंकि इनका P का मान, Q का मान, R और S चारों का ही मान 30 ओम है, तो इसलिए P/Q बराबर R/S होगा। अतः भुजा BD में से विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। BD से विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो BD में से बहने वाली जो धारा है वो शून्य रहेगी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। व्हीटस्टोन सेतु यहाँ पर संतुलन की स्थिति में है, इसलिए भुजा BD में से विद्युत का प्रवाह नहीं होने वाला। एक सेल का विद्युत वाहक बल E वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। बाह्य परिपथ में प्रतिरोध स्मॉल r ओम है, तो सेल के सिरों पर विभवांतर होगा। तो देखिए सेल के सिरों पर जो विभवांतर होता है जिसे हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहा जाता है। और जो टर्मिनल विभवांतर है विद्यार्थियों, V बराबर होता है E माइनस आई आर। और देखिए ये जो टर्मिनल विभवांतर है ये I इंटू बाह्य प्रतिरोध के बराबर भी होता है। I इंटू बाह्य प्रतिरोध के बराबर भी होगा। तो यहां से हमारे पास में जो बाह्य प्रतिरोध है, यहां से हम धारा की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। बाह्य प्रतिरोध है स्मॉल r के बराबर है, तो I बराबर आ गया अपने पास में यहां से V/स्मॉल r। तो इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं V बराबर E माइनस से V/स्मॉल r इंटू स्मॉल r। तो V बराबर E माइनस V रह जाएगा, 2V बराबर E आ जाएगा और V बराबर E/2 आ जाएगा। तो यहां से E/2 ऑप्शन ए ही सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम अर्थात किसी संधि नियम पर समेशन I इक्वल टू 0 किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए विद्यार्थियों, किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। क्लियर? तो देखिए किरचॉफ के पहले नियम में प्रथम नियम का जो गणितीय रूप है वो समेशन I इक्वल टू 0 तथा इसमें आवेश संरक्षण नियम अप्लाई होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम का गणितीय रूप है समेशन V इक्वल टू 0 और इसमें ऊर्जा संरक्षण नियम लागू होता है। क्लियर? फिर देखिए हम आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण नियम पर आधारित है? तो मैंने ये क्लियर कर दिया है, ये ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। और किरचॉफ के द्वितीय नियम का जो गणितीय रूप है वो हमें ये कहता है कि किसी बंद परिपथ में विभव पतनों का योग शून्य होता है, तो समेशन V इक्वल टू 0 हो जाता है। तो एक 50 वोल्ट की बैटरी को 10 ओम प्रतिरोध के साथ जोड़ने पर उसमें 4.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर हमारे को जो बैटरी है उसका विद्युत वाहक बल E बराबर 50 वोल्ट हमें यहाँ पर दे रखा है। साथ में 10 ओम प्रतिरोध के साथ जोड़ने पर तो कैपिटल R का जो मान है वो हमें 10 ओम दे रखा है। 4.5 एम्पीयर की विद्युत का प्रवाह हो रहा है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमें यहाँ पर पूछा है। तो देखिए टर्मिनल विभवांतर सबसे पहले हम ज्ञात कर लेंगे। टर्मिनल
विभवांतर, तो देखिए टर्मिनल विभवांतर V बराबर होता है I इंटू R। तो I की वैल्यू है 4.5, R का मान है 10, तो यह आ जाएगा 45 वोल्ट। क्लियर। अब हम एक रिलेशन जानते हैं कि V बराबर E माइनस आई इंटू आर, और यहां से हम इस R की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो I इंटू आर बराबर E माइनस वी, और स्मॉल r बराबर अपने पास में आ गया E माइनस वी बट्टे में I। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। E का जो मान है वो हमारे पास में है 50, V का मान है हमारे पास में 45, I का मान है 4.5। तो यहां से ये हमारे पास में आ गया 5 बट्टे में 4.5, तो ये लगभग आ गया अपने पास में 1.1 ओम। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब देखिए धारा घटती है, धारा बढ़ती है, विद्युत वाहक बल बढ़ता है, विद्युत वाहक बल घटता है। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? देखिए जब हम सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्रत्येक सेल के द्वारा दी जाने वाली धारा यहाँ पर काउंट हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पर इस E1 सेल से दी जाने वाली धारा I1 है, E2 सेल से दी जाने वाली धारा I2 है, तो इन दोनों धाराओं का योग हो जाता है, तो यहाँ पर धारा की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है। अब यदि हम इनको विपरीत क्रम में जोड़ दें तो यहाँ पर जो धारा है वो घट भी जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है वो एकदम स्टैंडर्ड टाइप का तो नहीं कह सकते, लेकिन यदि हम इस तरीके से इन सेलों का संयोजन करें तो हमारे पास में धारा बढ़ती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या है? तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है सेल के विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध। सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ है उसका प्रतिरोध ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, क्योंकि सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा होता है उनमें आयन प्रवाहित होते हैं, तो उनके मार्ग में जो बाधा रुकावट उत्पन्न होती है उसी को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। देखिए बैटरी द्वारा प्रदाय धारा अधिकतम होगी। कौन सी स्थिति में बैटरी द्वारा दी जाने वाली जो धारा है वो अधिकतम होगी? जब आंतरिक प्रतिरोध न्यूनतम हो। तो आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के तुल्य हो, आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बड़ा हो, आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से छोटा हो। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि सेल में से प्रवाहित धारा I का फॉर्मूला होता है सेल का कुल विद्युत वाहक बल बट्टे में सेल का कुल प्रतिरोध। तो इसका फॉर्मूला I बराबर आ जाएगा हमारे पास में E बट्टे में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो देखिए I के मैक्सिमम होने के लिए R का जो मान है वो मिनिमम होना चाहिए। तो आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से जितना छोटा होगा धारा उस स्थिति में अधिकतम ही प्रवाहित होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सेलों के किसी संयोजन से अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? तो विद्यार्थी यहां पर सेलों को समांतर क्रम में संयोजित करना होगा। ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं कि अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम क्वेश्चन एक हमने ऐसा देखा था कि समांतर क्रम में यदि जोड़ा जाता है तो धारा का मान बढ़ता है। ये हमने पहले भी देख लिया था। तो अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने 14वां क्वेश्चन भी देखा था कि अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए वैसे इसका जो एकदम एग्जैक्ट जो आंसर है वो है आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के तुल्य होना चाहिए। तो इसको भी थोड़ा सा करेक्ट करें।
आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के जब बराबर होता है तब बैटरी द्वारा दी जाने वाली जो धारा होती है वो अधिकतम होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होने वाला है विद्यार्थियों। यहाँ पर समांतर क्रम होगा। अब हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन देखिए कि किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहा जाता है। तो 16वां जो प्रश्न है इसका आंसर आएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा। 17वां देखिए क्या है कि किसी धातु में इलेक्ट्रॉनों व धनायनों के बीच दो लगातार टक्करों के बीच समय अंतराल को कहा जाता है। तो विश्रांति काल कहा जाता है विद्यार्थियों। तो विश्रांति काल रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। तो 17वें का आंसर आ जाएगा विश्रांति काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप यहाँ पर कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह उससे प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो 18वें का जो आंसर है वो आ जाएगा प्रतिरोध। फिर देखिए वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर दें तो इसको हम कहते हैं विद्युत सेल। विद्युत सेल कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। बीजगणित योग शून्य होता है। किसी बंद लूप में होने वाले विभव परिवर्तनों का साधारण बीजगणित योग भी शून्य होता है। विभव परिवर्तनों का साधारण बीजगणित योग शून्य होता है। नेक्स्ट देखें एमीटर सदैव परिपथ की शाखा या घटक के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो त्योहारों पर सजावट के लिए लगने वाले बल्बों की झालर में बल्ब श्रेणी क्रम में, क्योंकि वो एक साथ में जलते हैं एक साथ में बुझते हैं, तो जो बल्ब हैं वो श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, जबकि हमारे घरों में बल्ब पंखे आदि समांतर क्रम में लगे होते हैं। समांतर क्रम में लगे होते हैं। मानव शरीर की तंत्रिकाओं में प्रवाहित होने वाली धाराएं कुछ माइक्रो एम्पियर की कोटि की होती है। कुछ माइक्रो एम्पियर की कोटि की होती है। क्लियर। और देखिए जो बिजली गिरती है उससे कुछ हजारों एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है बिजली से, आकाशीय बिजली से। फिर देखिए विद्यार्थियों हम बात करेंगे कुछ अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की। तो सेल के विद्युत वाहक बल की इकाई लिखिए। नाम से लग रहा है ये कोई बल है, लेकिन सेल का जो विद्युत वाहक बल है इसका मात्रक, सेल का विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है। की इकाई वोल्ट होगी। क्लियर। ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है। तो देखिए विद्यार्थियों ताप बढ़ाने पर हमारे पास में फॉर्मूला है R बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा या डेल्टा टी। डेल्टा टी है ताप में वृद्धि, ताप में बढ़ोतरी। तो ताप में वृद्धि करने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ने पर R बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है। तो यहां पर आएगा बढ़ता है। ठीक है। फिर है धारा घनत्व का मात्रक लिखिए।
तो देखिए विद्यार्थियों, धारा घनत्व का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, उसी से ही हम इसका मात्रक निकाल लेंगे। तो I बट्टे में A होता है, तो J का मात्रक वही होगा जो I अपॉन में A का मात्रक होगा। I अपॉन में A का मात्रक, तो यहाँ पर I का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, A यहाँ पर क्षेत्रफल है जिसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इस धारा घनत्व का मात्रक होगा। फिर देखिए विद्युत धाराएं सदैव अपरिवर्तित होती है, अपरिवर्तित होती है। वैसे ये जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, क्या पूछना चाह रहा है, इसका एकदम क्लियर नहीं है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि यदि किसी परिपथ में हम रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करें तो धारा की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो अपरिवर्तित होती है, ये सही नहीं है, नहीं। क्लियर। फिर आप ध्यान दें, किस विलयन में धनायन और ऋणायन ऋणावेश दोनों गति कर सकते हैं। तो विद्युत अपघट्य पदार्थों में, विद्युत अपघट्य पदार्थों में धनावेश और ऋणावेश दोनों ही गति कर सकते हैं। देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम पर आधारित है, किस संरक्षण नियम पर आधारित है। तो ये आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है, आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। फिर है सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में अंतर लिखिए। तो सेल के टर्मिनल वोल्टता और सेल के विद्युत वाहक बल की डेफिनेशन ही है, वही इसमें अंतर हो जाएगा। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, सेल के विद्युत वाहक बल की डेफिनेशन है प्रति एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने पर किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसका फॉर्मूला हो जाता है E बराबर W नेट अपॉन Q, जबकि सेल का टर्मिनल विभवांतर होता है कि प्रति एकांक धनावेश को सेल के बाह्य परिपथ में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा V बराबर W एक्सटर्नल बट्टे में Q। क्लियर। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए कि उन दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। तो प्रतिरोध ताप गुणांक अर्धचालकों के लिए ऋणात्मक होता है, अर्धचालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक, अल्फा ऋणात्मक होता है, अल्फा ऋणात्मक होता है। तो हमारे को यहाँ पर दो अर्धचालकों के नाम बताने हैं। तो हमारे पास में हो गया सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, गैलियम आर्सेनाइड हो गया। ये अर्धचालकों के उदाहरण है, इनके लिए अल्फा की वैल्यू ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओम का नियम क्या है, इस नियम की दो सीमाएं लिखिए। तो देखिए यहाँ पर जो ओम का नियम है वो है कि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल यदि स्थिर है तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। देखिए ओम के नियम की सीमाएं, इसका मतलब है ओम का नियम कहाँ फेल हो जाता है। तो पहली सीमा तो है उच्च ताप पर, जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वहां पर ओम का नियम फॉलो नहीं होता। इसके साथ में अर्धचालक पदार्थों पर, या मैं ये कहूं कि अनओमीय पदार्थों पर ओम का नियम लागू
नहीं होता, क्योंकि इनके ऊपर डायरेक्शन आप चेंज कर देंगे तो वोल्टेज तथा धारा के बीच में खींचा गया वक्र सेम प्राप्त नहीं होगा, भिन्न भिन्न प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मीटर सेतु की दो सीमाएं लिखिए। तो वैसे तो विद्यार्थियों ये जो मीटर सेतु जो टॉपिक है वो इस बार सिलेबस से हट गया है, फिर भी इसमें दो सीमाएं पूछी गई है। तो मीटर सेतु के अंदर देखिए क्या है। तो देखिए कुछ सीमाएं हमारे पास में है कि मीटर सेतु से अधिक प्रतिरोध का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, साथ में मीटर सेतु को अधिक देर तक उसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होना चाहिए। मीटर सेतु के अंदर तांबे की मोटी पत्तियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि उनका रेजिस्टेंस कम से कम हो सके। तो ये कुछ सीमाएं हैं। वैसे ये मीटर सेतु का टॉपिक अब हमारे सिलेबस में नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आवेश वाहकों की गतिशीलता का मात्रक और विमा बताइए। गतिशीलता का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में होता है VD अपॉन में E। तो म्यू का मात्रक वही होगा जो VD अपॉन में E का मात्रक होगा। VD अपॉन में E का मात्रक, VD यहाँ पर अपवन वेग है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और E यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलाम, या इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो वोल्ट प्रति मीटर भी आप पुट कर सकते हैं। तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड। बात करते हैं यहाँ पर म्यू की विमा की। तो इसकी इस मात्रक के आधार पर इसकी विमा में पुट कर देता हूँ। मीटर के आधार पर L1, कूलाम के आधार पर A1 T1, और सेकंड के आधार पर T1, और न्यूटन के आधार पर M1 L1 T-2। फाइनली जो इसकी विमा है वो m की घात -1। देखिए L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा तो L की घात 0, T1 से एक T1 भी कैंसिल हो जाएगा, T की घात 2, और A1 हमारे पास में आ जाएगा। तो यह आ गई हमारे पास में गतिशीलता के मात्रक और विमा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अब ये हमारे पास में कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, एक एक करके इनको देख लीजिए क्या क्या पूछा गया है। अपवन वेग क्या होता है, विद्युत धारा और अपवन वेग के बीच में संबंध पूछा गया है। तो इसका मतलब है VD बराबर I अपॉन में ANE हमें फाइंड आउट करना है। परिपथ चित्र बनाकर परिपथ में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की दिशा भी दर्शाइए। तो एक तो हमें ये वाला रिलेशन यहाँ पर 36वें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की को भी देख लीजिए। अपवन वेग को समझाइए। अपवन वेग को फिर से पूछा है। विद्युत धारा और अपवन वेग के बीच में संबंध सेम क्वेश्चन ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। वैसे अपवन वेग और विभवांतर यहाँ पर आ सकता था। अपवन वेग तथा विभवांतर या अपवन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के बीच में भी आपको संबंध पूछा जा सकता है। तो VD बराबर E टो अपॉन में M इंटू V, ये वाला रिलेशन भी आपको पूछा जा सकता है। क्लियर, जो कि अपवन वेग तथा विभवांतर के बीच में संबंध होता है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें सेलों के संयोजन किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। तो धारा के मान को कम या ज्यादा करने के लिए सेलों का संयोजन किया जाता है। सेलों को दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम को यहाँ पर पूछा गया है। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध के लिए आवश्यक सूत्र भी स्थापित करवाया जा सकता है। फिर देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 जिनके आंतरिक प्रतिरोध R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं। इस संयोजन को कैपिटल R प्रतिरोध से जोड़ा गया है, उसमें से बहने वाली धारा भी पूछी गई है। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जो कि राजस्थान शिक्षा संकुल के द्वारा जारी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का संकलन था, उसका हमने आंसर दिया।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जिसमें हम चौथा चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर वहां पर हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।